जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर मैथ पढ़ाते हैं आप लोगों को। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। हमारे साथ आप लोग मैथ का मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से आपको समझाते हुए, बातें करते हुए और अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया है। पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया है विभाज्यता से, डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमारा डिविजिबिलिटी रूल से आ गया है। अब यहाँ हमसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है कि एक से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या होगी वो 1 से ऑलरेडी विभाज्य होगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है जो आखिरी के अंक होंगे वो अगर 2 से विभाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग करेंगे, अगर वो जो योगफल होगा वो 3 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऐसे ही हम सारे विभाज्यता के रूल पढ़ेंगे तो 1 से लेके लगभग कम से कम 20 तक विभाज्यता के नियम तो आना ही चाहिए आपको। हम आपको प्रैक्टिस कराते हुए सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल को भी समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझना है क्या है कि यहाँ पे देखिए 9 जो है ना, 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि सभी संख्याओं का योग करिए और जो संख्या 9 से उनका योग जो योगफल होगा वो 9 से विभाज्य होगा। अगर वो संख्या 9 से विभाज्य होगी तो संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो हम यहाँ पे इनको ऐड करें, या तो जहाँ पे 9 बने उसी को हम काट दें। देखिए 6 यहाँ से 6 और 1 2 3 6 3 9 खत्म हो गया, 5 और 1 6। यहाँ से क्या बन रहा है, योगफल 6 बन रहा है। यहाँ से देखिए 9 कट रहा है और यहाँ से 5 और 4 9 कट रहा है, 6 और 3 9, ये पूरी संख्या 9 से कट रही है। हमारा ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए अब इनमें से कौन सी संख्या अगर ऐसी होगी तो हम चेक करके निकालेंगे। तो हमारा जो होगा यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये 9 से यही वाली संख्या विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे ये नहीं कटेगी। 5 और 4 9 हो रहा है, 9 से 9 कट जा रहा है, 8 4 12 हो रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है वो 12 बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 5 5 10 8 18, 9 से कट जाएगा ऑलरेडी। 5 और 6 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ से चेक कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पूरी संख्याओं का योग करिए, वो जो योगफल होगा वो 9 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है कि पहले तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, पहली हमें वो संख्या, हमें मान लेते हैं एक संख्या x है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कोई दो संख्या मानते हैं, एक x मान लेते हैं, एक संख्या x मानते हैं और एक y मानते हैं। ठीक है, क्या है कि दो संख्याओं का योग 40 है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस y के मान हमें दिया गया है कितना, 40। ठीक है, दूसरे क्या दिया है, उनका गुणनफल जो है वो 60 है। तो यहाँ से क्या होगा, x और y बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। इनका व्युत्क्रम क्या होगा, इनका व्युत्क्रम देखिए क्या होगा कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, जैसे हम मान ले कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2। ठीक है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। इसी तरीके से x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, ये जानते रहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए x और y हम माने थे, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना। फिर उसके बाद y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या बन सकता है, ये कितने के बराबर होगा, x प्लस y। ठीक है, मतलब यहाँ से y जाएगा और ये x हो जाएगा। आप यहाँ से ऐसे समझिए कि y प्लस x बटे यहाँ से x y, यही हमारा बनेगा। ठीक है, तो हम देखें यहाँ से हमें x और x प्लस y का मान दिया है, चाहे आप x प्लस y कहिए या y प्लस x कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा, y प्लस x का मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, और x y का मान दिया है कितना, 60। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम कटाएंगे, 20 से कटाते हैं, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60।
तो जो हमारा फ्रैक्शन बन के आया कितना निकल के आया 2/3। तो 2/3 जो होगा वही मेरा आंसर होगा। क्या होगा देखिए ऑप्शन नंबर सी 2/3। व्युत्क्रमों का योग पूछा है। व्युत्क्रम क्या होता है बस आपको यही समझना था। यक्स अगर हम संख्या माने हैं यक्स और वाई तो यक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, वाई का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। तो दोनों को जोड़ेंगे 1/x + 1/y तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक को समझना है। क्या होता है कि हम 4 क्रमागत संख्या के हमें मानना हो तो क्या मानेंगे? पहली सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम 4 क्रमागत संख्या मानते हैं। पहली संख्या हम मान लें कि यक्स, ठीक है। पहली संख्या अगर हम मानते हैं, पहली संख्या अगर हम यक्स मानते हैं तो दूसरी संख्या क्रमागत हो रही है। क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से एक एक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x + 1, ठीक है। तीसरी संख्या हो जाएगी x + 2, ठीक है। और x प्लस हमें कितनी मानना है 4, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 4 संख्याएं क्रमागत मान ली। ये क्या है? क्रमागत है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी, हमको हमें यक्स का मान पूछा गया है, सीधा सीधा समझिए, क्योंकि सबसे छोटा तो यही होगा। तो और हमें क्या दिया गया है? 4 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या बोला है, ठीक है। तो हमारा जो यक्स होगा, देखिए यहाँ पे आप इसको समझ के इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी सम संख्या मानना हो या विषम संख्या मानना हो तो वहां पे क्या रूल होता है कि सम संख्या मानना है तो आप किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारा ये संख्या हमेशा क्या आएगी? सम आएगी। और विषम करना हो तो क्या होगा? 2x + 1, 2x + 1, ठीक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कंडीशन आप नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या मानेंगे, जब भी आपको अगर कह दे कि सम संख्या मानना है, ठीक है, हम सम संख्या मानना है तो आप क्या मानेंगे? 2x पहले मानेंगे, ठीक है। अगली सम संख्या क्या होगी? 2x + 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली क्या हो जाएगी? 2x + 4 हो जाएगी। ऐसे ही डट 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 चलता रहेगा। लेकिन अगर हमसे कह दे कि विषम संख्या मानना है, ठीक है, विषम संख्या अगर हमें मानना है तो विषम संख्या मानने के लिए हम क्या मानेंगे? सबसे जरूरी वही है, उसको हम मानेंगे 2x + 1। ये हमेशा x का कोई भी मान आप रख के चेक करिएगा, हमेशा वो संख्या क्या आएगी? विषम आएगी। तो विषम संख्या मानने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। तो हम सबसे छोटी, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे मानेंगे? आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको ये बातें समझा दिए हैं तो हम पहली विषम संख्या जो मानेंगे वो क्या मानेंगे? पहली विषम संख्या मानेंगे हम उसको 2x + 1, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x + 3, ठीक है, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या हमें मानना है, ठीक है। तो हम अगली संख्या क्या हो जाएगी? 2x + 5, ठीक है। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी? 2x + 7। हमने ये 4 संख्या, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, यही क्रमागत। अगर हमें क्रमागत विषम संख्या मानना होगा तो हम इस तरीके से मानेंगे, ठीक है। इसी में लॉजिक था, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। अब जो भी कहा है हम चेक कर लेते हैं। कहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, जो होगा वो 160 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से देखिए 2x 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 कितनी बार है? 4 बार है। तो कितना हो जाएगा? 8x प्लस यहाँ से 1 3 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 9 7 16, ठीक है 16। इसके बराबर कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा हमारा 160, क्योंकि हमें कहा है कि 4 विषम संख्याओं का योग 160 है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम 8 कटाते हैं। 8 से ये 8 बार, एक बार 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 20 हो गया। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यक्स का मान निकालेंगे तो ये जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा 18। यक्स का मान हमारा 18 आ गया है। हमसे पूछा क्या गया है? सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी संख्या है? यही हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? 2x + 1, 2x + 1। तो 2x का मान लिखेंगे 2 गुणे 18 + 1, 18 दूना 36, 18 दूना 36 + 1 कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। तो हमारी जो सबसे छोटी क्रमागत संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़िया क्वेश्चन था,
बस इसमें लॉजिक ये था कि सम विषम मानने के लिए, सम संख्या अगर मानना है तो आप हमेशा कोई भी संख्या को अगर आप 2x रख रहे हैं ना, तो यहाँ x का कोई भी मान रखेंगे वो हमेशा सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, अगर विषम बनाना है तो इसी में 1 जोड़ दीजिए, ये हमेशा संख्या विषम रखिए, x का कोई भी मान आप रख के चेक करिएगा तो हमेशा विषम बनेगा। बस इसमें यही लॉजिक था। आपको बता दें कि आपको हर सेट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैथ से जो भी डर है ना निकल जाएगा। ठीक है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है परसेंटेज से कि एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, घटाए जाने पर स्वयं का 40 घटाए जाने के बाद 60% हो जा रही है, इसका मतलब कोई भी संख्या में से कोई, देखिए मान लेते हैं कोई भी संख्या क्या है, ये 100% होती है। ठीक है, 100% मान लीजिए है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये 60% बच रहा है, 60% बच रहा है, तो मतलब है कि यहाँ से निकाला कितना गया है, निकाला कितना गया है 40, तभी तो होगा ये 60% यहाँ पे बचा है, तो इसका मतलब है कि 40% निकाला गया है, तभी तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि 60 बराबर 60 दिया है, 100 तो 100 के बराबर 100 हो जाएगा। ये जो 40 घटाया गया है ये 40% बराबर 40 आ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 100 हो जाएगा। तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से समझिए। देखिए हम फिर से आपको समझाते हैं। देखिए कहा है कि एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। यहाँ पे ये कितना, ये कोई संख्या थी, यहाँ पे कितनी संख्या थी ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ घटाने के बाद ये कितनी प्रतिशत बच रही है, ये हमेशा सॉरी ये 60% बच रही है। ये हमारी संख्या, कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, पहली बात तो ये समझिए, कोई भी संख्या 100% होती है। अब ये यहाँ से कितना प्रतिशत घटाया गया है कि 60% हो गया है, तो हम जानते हैं कि 100 में से कितना घटाया गया है, ये देखिए 40% घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 60%, तो ये 40% ही घटाया गया है, तो 40% का मान कितना दिया गया है, 40 घटाया गया है। ठीक है, तो 1% का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 1% का मान हमारा 1 निकल के आएगा, तो 100% का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 100% का मान 100 निकल के आएगा। यही हमसे पूछा गया है कि वो संख्या कितनी है, 100 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। देखिए कितनी अच्छे से, कितनी आसानी से लग गया ये, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ये है रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन, जो कि फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें कुछ लॉजिक है, लॉजिक को आप जानते रहेंगे तो थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, बाकी आप इसको भाग दे करके चेक करेंगे तो बहुत ही लेंदी बन जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको हम सिखाएंगे कुछ ट्रिक। ठीक है, कुछ ट्रिक सिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 7/9। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, 6/7। ठीक है, और ये कितना दिया गया है, 22/5, और ये कितना दिया गया है, 11/13। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसमें कई कंडीशन बनते हैं, तो देखिए क्या होता है, पहले तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हर समान तो नहीं है। अगर हर समान होता तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हर समान न होकर अंश समान हो जाता है। जब अंश समान हो जाए तो जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तब क्या करेंगे, तब हम देखिए चेक करेंगे कि यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है। यहाँ इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, इनका अंतर देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे इनका 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे जो अंतर चेक करेंगे तो हमारा 16 का अंतर है ना, और 17 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 17 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो हम ये एक चीज ये चेक कर, ये यहाँ पे हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हर जो है ये अंश से बड़ा है, यहाँ पे भी हर जो है वो अंश से बड़ा है, यहाँ पर भी अंश से हर क्या है, बड़ा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो जिसका और इसमें वाले में देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 22/5। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर ऐसे कंडीशन बन जाए कि यहाँ पे 22/25 होता, तो इसका ऐसा कंडीशन अगर बना होता, 22/25 ही है ना, सॉरी यार, हाँ ये देखिए 22/25 बन रहा है। ठीक है, 22/25 बन रहा है,
तो हम अब चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 22 में से 22 में से ये कितने का गैप है, 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। अब देखिए यहाँ पे गैप समान हो गया। अब यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे हुआ है कितना 22/25। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। जब हम यहाँ पे अंतर देख रहे हैं, पहले तो हमें क्या करना होगा, ऐसे कंडीशन अगर आ जाए तो आपको यहाँ से पहले अंतर को बराबर करना होगा। ये अंतर अगर बराबर हो जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अंतर बराबर हो जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अंतर कैसे बराबर होगा आप ये बताइए। अंतर बराबर करने के लिए क्या होगा कि ना, इन सब का एलसीएम लेते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं कि 2, 3 और 6 का 2 3 2 का ना, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा, 2 3 का एलसीएम होता है 6 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको 6 बनाने के, जो इनके गैप का अंतर है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से हम 3 का गुणा कर दें। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 त्रिक 21 और 9 त्रिक 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का हो गया, 6 का। ऐसे ही दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ से 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा ऊपर नीचे दोनों करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 36। 6 में 6 का गुणा करें 36 और 6 से 42। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी अंतर क्या हो गया है, 6 हो गया है। सारे अंतर को हमें समान करना है। अंतर अगर समान हो जाए तब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होगा, हमारा बचा है 22। यहाँ पे 3 है तो 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। 22 दूना 44 और 25 दूना 50। ठीक है, अब यहाँ पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी अंतर 6 का है। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे हम सबका अंतर जो है वो बराबर कर रहे हैं। अंतर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 33 और 13 तिया 39। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो अंतर 6 का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब अंतर समान हो गया है। जब अंतर समान हो जाए ना तो आपको बस ये चेक करना है कि अंश, कौन सा अंश बड़ा है, जो बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये 44, 21, 36 और 33 और 44 में सबसे बड़ा कौन है, वो 44 है। तो हमारी जो ये वाली संख्या होगी ये बड़ी होगी। तो इसकी जगह, ये किसकी जगह पे है, 22/25 की जगह है। ठीक है, तो हमारा जो 22/25 है ये बड़ा होगा। बहुत ही आसानी, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेशन करके आपको फिर, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ये हर वाला लिखना ही नहीं है। सिर्फ हमें जानते हैं कि हर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बड़ा छोटा अगर चेक करना है तो हमें सिर्फ अंश से मतलब है, तो हम सीधा अंश से ही गुणा करके चेक कर लेते। यहाँ पे चेक करते तो कितना होता, 21 होता। यहाँ पे करते तो 6 के 36 हो जाता। यहाँ पे करते तो 22 दूना 44 हो जाता है। और यहाँ से करते 11 तिया 33। हम ये चेक कर लेते कि सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तो हम इसी को टिक मार के आगे चल देते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर भी हमसे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी, देखिए पहला वाला तो माइनस में है, तो ये तो सबसे छोटी हो जाएगी, हम इसको देखेंगे ही नहीं, इसको हम देखेंगे ही नहीं। अब हमें सिर्फ इतने में से ही देखना है, इन तीनों में से देखना है। तो देखिए आपको हमेशा आपको समझाया भी कि या तो अंश बराबर हो, या हर बराबर हो, या उनका अंतर बराबर हो, तभी हम भिन्न को आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हमें चेक करना हो कि इनमें सबका हम क्या बराबर कर सकते हैं आसानी से, तो हम देख रहे हैं ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है। हम सबका अगर हर बराबर कर दें तब हम आसानी से बता सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 और 2 है, यहाँ पे अगर हर बराबर करना हो 3/2, देखिए दिया है 3/2, और क्या दिया है 11/4, और क्या दिया है 5/2। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भिन्न में कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दें तो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा क्या होगा कि सभी का हर बराबर हो जाएगा। जब हर बराबर हो जाएगा तो हम आसानी से बता सकेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर बराबर होगा, इसका बनेगा कितना 6/4, यहाँ पे क्या बनेगा 11/4, और यहाँ पे बनेगा 5 दूनी 10/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारा हर बराबर हो गया है। अब हर बराबर हो गया है, जब हर बराबर हो जाता है ना, तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि कौन सा अंश बड़ा है। जो अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी,
जो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। इसमें सबसे छोटा पूछा होता तो हमारा ये वाला होता, तो ये वाला किसके स्थान पर आया है 11/4, तो 11/4 जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी समझना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कुछ लॉजिक है इसमें। जब भी आपको देखिए बार दिया जाए, इसमें दिया गया है 1 देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1.24 के ऊपर बार। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 24। देखिए ये दशमलव के बाद वाली संख्या है, दशमलव की बाद वाली संख्या। अगर देखिए कभी आपको 24 लिखा है, अगर इसे हमें भिन्न में बदलना हो तो भिन्न में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 24/100। जितने अंक दशमलव के बाद होंगे उतने जीरो नीचे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब बार दिया रहता है ना, तो बार वाले में क्या होता है, जितने संख्या के ऊपर बार होता है ना उसके नीचे 9 लिखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 2 अंक पे है तो हम 2 9 लिखेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसको कटा दें, किससे कट रहा है, ये 3 से कटाते हैं, 3 8 24 और 33 3 99। हमारा भिन्न बनेगा कितना, 1 प्लस 8/33। ठीक है, 33 1 33, 33 8 41। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन के आया 41/33। तो देखिए ऑप्शन कोई है ऐसा 41/33, देखिए ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ पे समझना क्या था, ये जो बार है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जितने भी दशमलव के बाद जितने भी अंक पे बार होता है, जितने भी अंक पे बार होगा उतने ही, अगर बार हटेगा तो इनके बटे 90। कभी कभी आपको दे देगा, जैसे यही इसी क्वेश्चन में दिया होता 2 इसके बाद बार, इसके ऊपर बार ना होता तो क्या होता। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा 0.124 के ऊपर बार। ठीक है, तो आपको हम ये जब समझाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर को आपको समझाएंगे, जब फ्रैक्शन हम समझाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन के लिए आप इतना समझिए कि जितने संख्याओं के ऊपर बार है उसके लिए नीचे 9 बनता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 41/33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, दूसरे और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन के कितने प्रतिशत लोग घट गए, कितने प्रतिशत लोग घट गए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं निकालना है, हम बस जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनको इनका रेशियो मेथड रेशियो निकाल लेते हैं। पहले कितना था 84500, ठीक है, और बाद में कितना हो गया है 16900। ठीक है, कटाते हैं इसको, हम इससे कटा देते हैं, कट जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है 13, ये किससे कटेगा ये चेक कर लीजिए। अगर हम इसको 7 से कटाएं, 8 से कटाएं, किससे कटेगा, 3 से तो कटने वाला नहीं है। 13 से कटाएं, 13 से कटाएंगे तो ये 13 का स्क्वायर ही है 169, और इसको 13 से कटाएंगे 13 6 78, और 78 हो गया है, 4 2 78 के बाद ये बचेगा 13 5 65। ठीक है, फिर ये 13 से कटेगा, 13 से कटेगा 13 5 65, और 13 1 का 13। पहले संख्या 5 थी, अब कितनी हो गई है 1 हो गई है। कितने की कमी हुई है 4 की, कितने में 5 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये कितनी बार जाएगी 20 बार, और 80%। तो हम कह सकते हैं कि 80% की क्या हुई है, कमी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो चेक करना है, इनका रेशियो निकाल लेना है, जो रेशियो से आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 30 रुपए प्रति किग्रा हो जाती है, खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इनके पास जो पैसा है वो सीमित है। ठीक है, पैसा सीमित है, जब महंगाई हो गई तो क्या होगा, इनका जो सामान लेने का कैपेसिटी था वो अब कम हो जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। तो देखिए कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है कि पहले वाला मूल्य और ये बाद वाला मूल्य,
पहले का मूल्य कितना था 25 रुपये, ठीक है 25, और बाद वाला कितना हो गया है 30। जब भी हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका जो खर्च है, खर्च है वो समान है। पहले भी जितने उनके पास कुछ पैसे थे, मान लीजिए 100 रुपये था, आज भी उनके पास 100 रुपये ही है, ठीक है। दोनों कंडीशन उनके पास कितने हैं, पैसे 100 रुपये हैं। तो जरूरी है कि तो आप जानते हैं कि कोई भी आपके सामान पैसे में अगर महंगाई हो गई है या महंगा हो गया है सामान, तो सामान क्या होगा, हमारा कम होगा। तो जो हमारा सामान लेने का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमेशा जब भी पैसा सीमित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 30 से 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पूछा है, तो हमारा यही हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी करेंगे। तो यहाँ से देखिए कितने की कमी कर रहे हैं। पहले वो 30 सामान लेते थे, जब वो 25 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से था तो वो 30 किलो लेते थे मान लीजिए। अब वो कितना लेंगे, 25 किलो, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि अब वो कितना कम ले रहे हैं, कितना कम ले रहे हैं, 5 कम ले रहे हैं, कितने में से, 30 में से, और गुणे 100, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कटाएंगे, कितने बार 5 से बच जाएगा 6 बार, और क्या हो जाएगा यहाँ से 50 बटा 3, और 50 बटा 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 सही 16 3 48, 2/3%, 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें से, बस आपको यही बस देखना है कि 50% क्या है, गर्ल है, ठीक है। 50% नहीं है, 50 लड़कियां हैं और बॉय कितने हैं, 70। अब क्या कह रहा है कि एक संगीत कार्यक्रम में 40% लड़कियां, तो यहाँ पे इस 50 का 40% निकालेंगे। 50 का 40% कितना होता है, 50 गुणे 40 बने 5 चौके 20 लड़कियां यहाँ से शामिल हो जाएंगी, प्लस और क्या हो रहा है 50% लड़के, 50% मतलब 70 का 50% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल 55 हो रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं। और टोटल पहले के थे कितने, 50 ये थे, 70 ये थे, कितना हो रहा है टोटल 120। 120 में से 55 लोग उपस्थित हुए, ठीक है। 55 लोग कितने में से, 120। तो हमें प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0 कटा देते हैं, और क्या कटा सकते हैं, और क्या, देखिए इसमें लगभग बोला है तो हमारा जो फ्रैक्शन है ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लगभग में निकाल देते हैं। लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 बार, और ये जाएगा कितना, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 275/6, तो बनेगा कितना, 6 चौके 24, ठीक है। 6 चौके 24, बच रहा है 35, 6 पंचे 30, बच रहा है 30, फिर जाएगा ये 5, तो लगभग ये 6 चौके 24, 50, 3 35 हो रहा है, 6 छः के 36, लगभग आप कह सकते हैं कि 46%। यहाँ पे लगभग बोला है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 46। यहाँ पे अगर 76 होता तो 46% होता, तो हम कह सकते हैं कि 46। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब भी आप लगभग वाला देता है तो यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 45 होता तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते, लेकिन 45 नहीं है तो हम 46 को ज़्यादा देंगे, ठीक है, क्योंकि 45 से ज़्यादा हो रहा है तो 46 हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि कब होती है, जब कोई भी सामान ज़्यादा मूल्य में खरीद के कम मूल्य में बेचा जाए तो हानि होती है। तो इसमें भी वही हुआ है कि पहले वो 4500 रुपये का कोई सामान खरीदा, कितने का, 4500 का, 4500 का कोई सामान वो खरीद करके कितने का बेच रहा है, 3500 में, ठीक है, 3500 में बेच रहा है। कितने का अंतर है, 1000 रुपये का, ठीक है। हमसे हानि प्रतिशत अगर पूछ ले प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो ये क्या हुई है, ये 1000 की क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है।
1000 की हानि हुई है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है कि हानि बटे क्रय मूल्य CP, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, हानि प्रतिशत वाला फार्मूला क्या होता है कि हानि बटे CP बोले तो क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है। तो हानि कितने की हुई है 1000 की, ठीक है। ये 1000 की हानि हुई है कितने पे 4500 पे और गुणे 100, यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा प्रतिशत, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, 200/9, ठीक है, 200/9। अब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 209 बटे का 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको हानि पता होनी चाहिए। हानि पता है तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है ये, यहाँ तक पूरा है फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज करके हम निकाले हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस आपको इसको दो तरीके से आपको समझाएंगे। एक ही सामान पर आपको अगर 2 बार छेड़खानी कर दी जाए तो भी कैसे निकालेंगे, वहीं पे लगता है सक्सेसिव। इसको अगर डायरेक्ट प्रतिशत निकालना है तो सक्सेसिव इसका यही बनेगा, x + y वाला फार्मूला आपको पता होगा, x + y वाला, इसका फार्मूला क्या बनता है x + y + xy/100। यहाँ से क्या निकलता है डायरेक्ट प्रतिशत निकलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अंकित करता है। पहले वो 25% बढ़ाता है, फिर उसके बाद छूट कितने का देता है 12 का, और उसके बाद माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12 × 25/100, 25 1 का 25, 25 चौका 100, 4 से जाएगा ये 3 बार में, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 10%। इसका यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सक्सेसिव लगा करके 10% निकल जाएगा। और बाकी आपको ये समझना है तो आप समझिए पहली बात को, इक्वेशन में कहा क्या है, कोई भी संख्या मान लेते हैं कि वो 100 रुपये का कोई सामान खरीद के लाया है, ठीक है। अब उस पर वो क्या कर रहा है कि 25% एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा MP, ये हो जाएगा CP, और क्या कह रहा है इस पर वो 12% की छूट दे रहा है। 12% की छूट किस पर दे रहा है 125 पर, ठीक है। अब इसका 125 का क्या निकालेंगे, 12% छूट दे दिया है तो हम 88% निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 × 88/100, ठीक है। यहाँ से कटाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से जाएगा ये कितनी बार 22 बार, 22 पंचे 110, ठीक है। अब वो बेचेगा कितने का, ये हमारा क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। छूट देने के बाद वो 100 रुपये का खरीद करके 110 रुपये का बेच रहा है, तो हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 100 रुपये का। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी हमारा निकल के आया 10%। देखिए बहुत ही आसानी इस तरीके से आप इससे भी लगा सकते हैं, 100 मान करके भी लगा सकते हैं, आप सक्सेसिव वाले फार्मूला से भी लगा सकते हैं। इस वाले फार्मूले का आपको इतना यूज करा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। बस फर्क ये है कि आपको ये फार्मूला कहाँ यूज करना है ये समझ में आना चाहिए। देखिए ये फार्मूला उसी जगह यूज होगा जब एक ही सामान पर 2 बार छेड़खानी की जाए, तभी ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की, छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए कहा राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की, ठीक है। इसका कहने का मतलब है यही
कि जो 200 है ये हमारा कितने प्रतिशत के बराबर है, 25%। यही तो हमें छूट दिया है, 25% बराबर हमारा 200। आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आपको हम इसलिए ऐसा लिखते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बन जाए। 25% बराबर 200, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब यही दिया गया है। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य, मतलब वो अंकित मूल्य कितना था वो पूछ रहा है। ठीक है, 25% का छूट दिया तो 200 रुपए बचाया। तो 100% अगर निकालना हो तो इसी में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा। तो यहाँ पर भी हम 4 से गुणा करेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800। सॉरी, 200 में 4 से गुणा करेंगे तो 800। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एमपी अंकित मूल्य। यही तो हमसे पूछा गया, छूट देने के बाद स्वेटर का मूल्य कितना था, 800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, बस डायरेक्ट आपको समझना था। बस आप ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व करने के लिए, ये 200 है, 200 कितने का मान है, 25% का, 100% का मान हमसे पूछा गया है। 25 से कितनी बार जाएगा, 400, ये हो जाएगा 800। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बस यही फॉलो करना है। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है। अलजेब्रा के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुट करने पर बहुत ही तेज, बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हम ये दोनों तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू पुट आने चाहिए जो कि आपके समय बचाते हैं बहुत सारे। वैल्यू पुट कहाँ होता है, ये थोड़ा सा आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखिए कभी भी हमें दो वेरिएबल दिया गया है अगर, तो हमें 2 समीकरण चाहिए, तभी हम उसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल होगा तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दो वेरिएबल देख करके हमें समीकरण 1 रखा है तो हम एक को हम 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, एक को हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए दिया है x प्लस वाई। ठीक है, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे हम देखें y का मान अगर 0 मान लें, y का मान 0 मान लें तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां पर हम 1 रखेंगे, और जहां y है y का मान हम 0 पहले ही माने हैं, यहाँ से हम मान सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो हमें 2 समीकरण होता तो हम नहीं मानते, यहाँ पे हम 1 को मान सकते हैं, कुछ भी स्वतंत्र है। क्योंकि 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। अगर 1 समीकरण दिया है तो हम 1 को 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या होगा, तो फिर एक्स क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, 1 का क्यूब रखेंगे, 1 का क्यूब हो जाएगा। y का मान तो 0 है ही, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3xy, फिर यहाँ पर y का गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -1। 1 का क्यूब होता है 1, और ये 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और 1 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 0। देखिए हमने वैल्यू पुट कैसे किया और कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बाकी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बिना वैल्यू पुट के ही लगा सकते हैं। वो क्या करेंगे कि ये देखिए दोनों पक्षों का हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे और समीकरण को सॉल्व करेंगे, उससे भी हमारा आंसर 0 आएगा। आप लोग खुद चेक करिएगा। बाकी ये मॉक टेस्ट है, आपको हम तरीका सिखा रहे हैं कि आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को कम समय में। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ गया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्या कहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप एक ही समय खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसमें ए और बी है। देखिए ए जो है वो 36 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 48 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनका टोटल वर्क कुछ मानना है। कुछ टोटल वर्क मानने के लिए क्या होता है कि इन दोनों का एलसीएम मानना पड़ता है। तो एलसीएम मानने के लिए क्या मानेंगे, देखिए 48 हम पहले लिख लेते हैं। 48 तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब ये जो 36 है उसको 48 से कटाने के लिए क्या करना होगा, 36 में क्या है, 36 में क्या है, देखिए इसमें है 6 गुणे 6 है। ठीक है, या 12 गुणे कितना है, 3 होता है, और ये 12 गुणे 4 होता है। तो यहाँ से 3 का गुणा कर देंगे तो ये 36 कट जाएगा आराम से। अब ठीक है, इसमें ये बन रहा है कितना, 12 गुणे 4 गुणे
3, 36 से कराने के लिए 12 और ये कट जाएगा तो इनका आ जाएगा 4, इनका क्षमता जो निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, और 48 वाले करेंगे तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा। हमें इनका क्षमता पता चल गया है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल वर्क होगा 48 गुणे 3 होगा, 48 गुणे 3, ये इनका टोटल वर्क है, यही हमारा टोटल वर्क है। कहा है कि यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, टंकी कितने घंटे में भर रही है, आधे घंटे में। इसमें क्या कर रहा है, देखिए कुछ समय बाद बी बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया गया है, लेकिन ए को कंटिन्यू चालू किया गया है, कितना घंटा, आधे घंटे तक। आधे घंटे में ये कितना भरेगा, आधे घंटे का मतलब है कि ये कितना हो रहा है, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट तक किसको चलाया गया है, ए को। ए जो है वो 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 30 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 120 यूनिट भर देगा ए, ठीक है। हमें टोटल भरना कितना था, 48, 3 अठे 24, ठीक है, और 3 चौके 12, 12 दो 14, 144 यूनिट भरना था, लेकिन 120 यूनिट जो है वो अकेले ए ने भरा है, तो बचा हुआ 24 यूनिट जो है ना, ये टोटल हो रहा है और ये ए का हो रहा है, ठीक है। और ये जो बच रहा है 24 यूनिट, इसी को कौन भरा है, बी 24 यूनिट भरा है। तो इस 24 यूनिट को भरने में बी को कितना समय लगा होगा, यही हमसे पूछा है। तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था, तो 24 यूनिट को बी को भरने में कितना समय लगेगा, 3 की क्षमता से भरेगा तो 3 अठे 24, ठीक है। तो 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया है, बी जो है वो 8 मिनट तक चला है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से आ गया है कि a + 1/a बराबर इतना, तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब भी आपको अगर ये दे दिया जाए कि a + 1/a का मान अगर ऐसे समझिए x + 1/x बराबर अगर a है, ठीक है, तो x² + 1/x² बराबर होता है, क्या होता है, a² - 2। अगर हमें x + 1/x बराबर a दिया है, अगर हमसे यहाँ से पूछ लिया जाए x³ + 1/x³ का मान अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होता है, a³ - 3a, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे देखिए x + 1/x का मान दे दिया है और हमसे पूछा गया है x³ + 1/x³ का मान, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a³ - 3a। देखिए अब इस यहाँ लेकिन a का मान कितना दिया गया है, a बराबर यहाँ पे दिया गया है कितना, a बराबर -6, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की जगह -6 रखेंगे, तो -6 का क्यूब लिखेंगे, -6 का क्यूब, ठीक है, -3a, a का मान कितना है, -6, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, माइनस में 216, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का माइनस में है, तो उसको क्यूब 3 बार करेंगे तो हमारा माइनस में ही आएगा, और यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 18, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 216 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 198, माइनस में आएगा, माइनस में 198। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर उसी तरीके से है, कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे x + 1/x का मान 8 दिया है, x³ + 1/x³ का मान हमसे पूछा गया है, तो फिर वही है कि a³ माइनस क्या होता है, a³ - 3a, a की जगह कितना दिया है, 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 - 8 × 3 = 24, ठीक है। तो हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 488, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। 488 कहाँ है, ये, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा औसत से आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है। 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, 4 और प्रेक्षण को शामिल किया जाता है, नया माध्य 19 हो जाता है, ठीक है। तो 4 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, पहले कितने थे, 9 थे, अब कितने हो जा रहे हैं, 13 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो नए प्रेक्षणों का माध्य, कुछ भी नहीं करना है आपको, या तो आप पूरा कर सकते हैं
या पहले 9 थे तो 9 का औसत कितना था 18, ठीक है, और अब कितना है 13 हो रहा है और कितने हो जा रहे हैं 19। यहाँ से निकालेंगे, इनका जो अंतर आएगा वही जो होगा बड़े हुए वाले होंगे, फिर उसमें से 4 से भाग दे देंगे तो हम सीधा निकाल सकते हैं। देखिए आपको हम ट्रिक से भी समझाते हैं इस क्वेश्चन को और बेसिक तरीके से भी। बेसिक तरीका तो यही है कि इनका गुणा करेंगे 18 9 162 और 19 धाम 190 19 3 57, 190 और 57 कितना हो जाएगा 190 और 57, 7 9 5 14 और एक 247, ठीक है, ये कितना हो रहा है 247। अब इनका अंतर निकालेंगे, 162 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और ये इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, या और यहाँ पे बचेगा 1 में से 1 0, 85 बटे, अब यहाँ पे 85 जो आ गया इनका अंतर, ये क्या है, यही है जो 4 लोग जुड़े हैं उनका योग है, ठीक है, तो हम 85 में 4 से भाग देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 85 से भाग देंगे, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 1 का 4 दशमलव, ये बचा है 1, 4 दूनी 8 5, 21.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको इस तरीके, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और आप एक तरीके से और लगा सकते हैं, कैसे, डेविएशन मेथड। जो डेविएशन मेथड क्या होता है, देखिए 9 परीक्षणों का माध्य 18, सबको अगर 18 18 ऐसे 18 18 करके 9 लोग हैं, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 लोग और शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सबका कितना हो जा रहा है 19 19, ठीक है, 19 19 हो जा रहा है। तो हम ये चेक कर ले कि हम मान लें कि जो 4 आए हैं अगर वो भी 18 ही 18 होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 18 गुणे 4, 18 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जा रहा है 72, 72 तो ये होंगे ही होंगे, ठीक है, प्लस क्या होगा, अब कितने लोग हो गए हैं 13 लोग, क्योंकि 13 लोग का एक एक और बढ़ जाएगा तो एक एक सबको दे देगा तो 13 ये और हो जाएगा, तो टोटल जो इनका योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 85। अब 85 हो गया, 85 को 4 से भाग देंगे तो माध्य निकल के आ जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 21.25, 21.25। आप इस तरीके से डेविएशन मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए माध्यिका दिया है, माध्यिका कैसे निकलती है, माध्यिका कैसे निकलती है, हम कोई भी जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया होगा, जितने भी आंकड़े दिए गए होंगे सबको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में रखेंगे, उसके बाद जो बीच में होगा उसको ही हम मान लेंगे। कभी कभी क्या होगा कि सम संख्या होगी, विषम संख्या होगा तो बीच में निकालना बहुत ही आसान है, अगर सम संख्या है तो बीच में निकालने का मतलब है कि बीच में दो संख्याओं को, जो दो संख्याएं बीच में होंगी उनका हम क्या निकलेंगे, दो संख्याओं का योग बटे 2 से भाग दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, पहले ये चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमें माध्यिका निकालना बहुत ही आसान होगा क्योंकि विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो पहले हम रखेंगे 2 को, फिर उसके बाद कौन है 5 है, फिर उसके बाद क्या है 7 है, फिर उसके बाद क्या है 8 है, फिर 11 और 14 और 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक बार जरूर करिएगा, परीक्षा में आपको 2 सेकंड समय ज़्यादा लगे तो आप एक बार और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है लेकिन जल्दीबाजी में ये गलत भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपका सिलेक्शन होने में बहुत ही दिक्कत होगी। सबसे ज़रूरी है आपको कि आसान क्वेश्चन को सही करना, एक्यूरेट करना, क्योंकि आसान क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें देखिए क्या होगा कि हमें माध्यिका निकालना है, माध्यिका जो होती है वो बीच वाली संख्या होती है। तो देखिए 7वां है तो 7 में से देखिए 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर को छोड़ देंगे तो बीच में हमारा 8 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी, ठीक है, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये सही होगा। माध्यिका जो होती है वो बीच में होती है, अगर ये यही चीज हमारे एक संख्या और होती 17 हो जाता मान लीजिए, तब हमें माध्यिका निकालनी होती, तो क्या करते कि हम बीच में देखिए 2 संख्याएं आती, 3 इधर से 3 इधर से, 2 संख्याएं आती, दोनों का योग करते 11 और 18 कितना होता 19 होता, 19/2, यही हमारा, इसको सॉल्व करते कितना होता 9 दूनी 18 9.5, ये हमारा क्या होता माध्यिका, ठीक है। इसमें आपको दोनों क्वेश्चन समझा। चलिए आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए लाए थे, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, और हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपको मैथ से डर जो है निकल जाएगा, आपको हर मैथ के सेट में कुछ न कुछ नया सिखाया जाएगा, कुछ न कुछ
आपको ट्रिक सिखाई जाएंगी जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, देखिए परीक्षा जो होती है, हमारी जो परीक्षा होती है वहाँ पे जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, कंप्यूटर आपके सामने होता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये साइकोलॉजी है कि थोड़ा-सा दिमाग कम हो जाता है। तो आपको कई तरीके से तैयार रहना है, ठीक है? कई तरीके से आप लोग तैयार रहेंगे तो बहुत ही आसानी से कई सारी के एक ही क्वेश्चन लगाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है? तरीके अलग होते हैं लेकिन आंसर एक ही होता है, आंसर समान होता है। तो आप लोग को ये इस बात को एकदम अच्छे से समझे रहना है। हमारे साथ आप लोग जुड़ करके प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही जोश-जुनून के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।